बच्चों अगर आपने इस रेड कलर के नट को इस स्पैनर के जरिए घुमाना है या इस दरवाजे को घुमाना है तो दोनों सूरतों में आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? टॉर्क। क्योंकि जब भी हमने किसी बॉडी को घुमाना हो हम क्या अप्लाई करते हैं? टॉर्क। और नाइन्थ में आप इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, आर इंटू एफ। एफ क्या है? स्पैनर या डोर पर अप्लाई होने वाली फोर्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर क्या है? घुमाव वाले पॉइंट से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहां तक का पोजीशन वेक्टर। मीन आर भी क्या है? एक वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है क्योंकि इसी लाइन के गिर्द दरवाजा घूमता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहां तक का पोजीशन वेक्टर क्या नाम देते हैं? आर। सो अगर हमने टॉर्क को फाइंड करना है तो आर और एफ को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब आर और एफ वेक्टर्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करने से टॉर्क मिल रहा है, वो भी एक वेक्टर है। मीन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जवाब में एक नया वेक्टर आ रहा है। सो ऐसी मल्टीप्लिकेशन, ऐसा प्रोडक्ट बच्चों क्या कहलाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन में एक वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। सो अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको एक नई वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है तो ऐसा प्रोडक्ट बच्चों क्या कहलाता है? वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब लेट सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। सो अगर मुझे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसको मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू साइन थीटा, और एन कैप क्या है? ये हमें नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। और इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। बच्चों मेरे पास ये एक प्लेन मौजूद है और इस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, जबकि इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री हो, 45 हो, 60, कुछ भी। सो अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे मिलेगा एक नया वेक्टर। वो नया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब ये ऊपर होगा या नीचे होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरतीब में प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो अगर ए क्रॉस बी लेंगे तो नया वेक्टर मिलेगा बेटा आपको ऊपर की तरफ। सो बी क्रॉस ए लेंगे सो नया वेक्टर मिलेगा आपको नीचे की तरफ। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे ये इन एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ए क्रॉस बी ऊपर होगा या नीचे होगा, बी क्रॉस ए ऊपर होगा या नीचे होगा, ये कैसे पता चलेगा? इस एग्जाम्पल के बाद इसको हम स्टडी करते हैं। सो लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास दो वेक्टर हैं प्लेन में, एक वेक्टर ए और एक बी। सो ए से बी की तरफ जाएं तो ए क्रॉस बी नया वेक्टर ऊपर की तरफ देगा और उसका नाम होगा ए क्रॉस बी। सो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हमने कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका काम क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। सो अगर हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं जैसे ए और बी, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। लेट सपोज ए की वैल्यू है 4 यूनिट्स, बी की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट्स, और बीच में एंगल कितना बन रहा है? मान ले 30 डिग्री बन रहा है। ए कितना है? 4 यूनिट्स, बी कितना है? 3 यूनिट्स, एंगल कितना बन रहा है बीच में? 30 डिग्री। सो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ए बी साइन थीटा। सो ए की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट्स, बी की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट्स, एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ए बी साइन थीटा आपको क्या देगा? 6 यूनिट्स। मीन ए क्रॉस बी का जो नया वेक्टर आएगा वो 6 यूनिट होगा। अब वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये हम इन एग्जांपल्स के बाद देखते हैं। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करो विद एग्जांपल्स। तो आपने ये दो एग्जांपल लिखनी है।
अब बच्चों ये एग्जांपल किसकी दी हुई है? टॉर्क की। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो आर क्रॉस एफ आपको क्या देगा? टॉर्क। मीन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, एक नया वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है या क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। अब ये जो एग्जांपल है ये चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। मीन अगर मेरे पास कोई चार्ज है, समझो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों पोल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर इसमें एक चार्ज मूव कर रहा हो, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स। अब जरा राइट साइड पे देखें, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको फोर्स दे रहे हैं। अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको एक फोर्स दे रहे हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक नया वेक्टर मिल रहा है। सो जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जवाब में आपको एक नया वेक्टर मिल जाए, तो ये प्रोडक्ट बच्चों क्या बन जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट, या दूसरा नाम इसका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों देखिए छोटा सा मॉडल देखिए जरा, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। और ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और एक चार्ज को मैंने इस तरफ मूव कराया है, मीन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कराया जाए तो बेटा उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स। अब उस फोर्स की डायरेक्शन इस V और B दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर। कीप इन माइंड, जब आप A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मीन जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब में जो भी वेक्टर आएगा वो उन दोनों वेक्टर्स की जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। अगर आप V और B का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है? फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये V और B दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें ये इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। सो ये सैंपल जरा देख लें, नॉर्थ और साउथ के दरमियान क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज को इधर मूव कराया गया, इस तरह वेलोसिटी है। सो जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। अब उस फोर्स की डायरेक्शन या तो सीधा ऊपर होगी या तो सीधा नीचे होगी, इस तरह कर। अब ये ऊपर होगी या नीचे होगी इसको हम समझते हैं। बच्चों इस इक्वेशन में ये जो एन कैप है ना, ये हमेशा इस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। किस प्लेन के परपेंडिकुलर? जिसमें ए और बी मौजूद है। जैसे कि आपको प्लेन नजर आ रहा है, इसमें ए और बी मौजूद है, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या होगा? एन कैप। सो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब में हमें मिलता है एक नया वेक्टर। उस नए वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा? एन कैप। सो एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं? राइट हैंड रूल। और एक्सरसाइज का ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सो राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आपने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो पहले ए और बी को एक पॉइंट पे इकट्ठा करो, मीन दोनों की टेल एक पॉइंट पे मिला दो। उसके बाद ए को बी की तरफ घुमाओ, कि राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ की तरफ होंगी। सो अंगूठा जो है वो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। सो मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लगाते हैं राइट हैंड रूल। सो अगर आपने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसका मतलब ए को किधर घुमाएंगे? बी की तरफ। सो अगर मैं ए को बी की तरफ ऐसे घुमाऊं कि राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ की तरफ होंगी, तो अंगूठा फिर मुझे प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। सो इस केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर होगी। सो अगर मैं बी क्रॉस ए ले लूं, बी को ए की तरफ घुमाऊं, सो बी क्रॉस ए, बी को ए की तरफ घुमाए तो अंगूठा नीचे की तरफ इशारा करे। इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए बच्चों किधर होगा? नीचे की तरफ। अब नीचे वाली डायरेक्शन हो या ऊपर वाली डायरेक्शन हो, दोनों सूरतों में ये सरफेस के इस प्लेन के क्या बन रही है? परपेंडिकुलर। सो ए क्रॉस बी नया वेक्टर ऊपर देगा और बी क्रॉस ए नया वेक्टर नीचे देगा। अब नया वेक्टर बेटा ऊपर हो या नीचे हो, वो हमेशा प्लेन के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। वही दोबारा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ए 4 यूनिट्स, बी 3 यूनिट्स, बीच में एंगल है 30 डिग्री। सो ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर है उसकी वैल्यू होगी 6 यूनिट।
बच्चों इस इक्वेशन में ये जो ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है, ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या बताएगा? उसकी डायरेक्शन। सो अगर ए की वैल्यू 4 यूनिट्स, बी की वैल्यू 3 यूनिट्स, बीच में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? यहां पुट करें तो आंसर क्या आएगा? 6 यूनिट, क्योंकि ए की जगह 4, बी की जगह 3 और साइन 30 डिग्री। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 6 यूनिट। अब ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी आपको क्या देगा? 6 यूनिट वाला एक वेक्टर ऊपर की तरफ। बी क्रॉस ए आपको क्या देगा? 6 यूनिट वाला वेक्टर लेकिन नीचे की तरफ। मीन ए क्रॉस बी की वही वैल्यू होगी जो बी क्रॉस ए की होगी। फर्क क्या है? दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। मीन ए क्रॉस बी अगर नया वेक्टर ऊपर देगा तो बी क्रॉस ए उतने ही मैग्नीट्यूड का नया वेक्टर नीचे होगा। सो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एन कैप और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव एन कैप। अब डायरेक्शन ऊपर होगी या नीचे होगी, ये डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं या बी क्रॉस ए ले रहे हैं। सो बच्चों राइट हैंड रूल क्या होगा, इसको मैं रीड करके बताता हूं। जॉइन टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी एट ए कॉमन पॉइंट। उसके बाद क्या होगा? नो रोटेट ए टुवर्ड्स बी सच दैट इफ कर्लिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देन इरेक्टेड थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। सो अगर ए क्रॉस बी में आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है, सो पहले दोनों ए और बी की टेल को एक पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। अब ए को बी की तरफ घुमाएंगे कि राइट हैंड की उंगलियां कर्लिंग फिंगर्स घुमाओ की तरफ होंगी तो अंगूठा फिर नए वेक्टर की डायरेक्शन देगा। इसी तरह करके अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे, सो बी से ए की तरफ जाओ, सो अगर कर्लिंग फिंगर्स घुमाओ की तरफ होंगे तो फिर अंगूठा नीचे इशारा करेगा। मीन अगर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए क्या होगा? नीचे की तरफ। एक बात बच्चों आपने याद रखनी है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, बी क्रॉस ए का भी वही मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। क्यों भाई? ए क्रॉस बी अगर 6 यूनिट ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए 6 यूनिट नीचे की तरफ होगा। मीन दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनकी वैल्यू भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। सो बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन। सो बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट, राइट इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, 5वीं इजाफी होगी, कुछ बुक में लिखी है कुछ में नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको करा दूंगा। इसमें एक एक कैरेक्टरिस्टिक एक एक एमसीक्यूज भी बन सकती है। सो बच्चों समझते हैं कि पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप। मीन ए क्रॉस बी नया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और बी क्रॉस ए नया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। अब ए क्रॉस बी ऊपर है और बी क्रॉस ए नीचे है, लिहाजा दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 6 यूनिट है तो इसकी वैल्यू भी 6 यूनिट ही होती है, लेकिन फर्क क्या है? दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तब होते जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता और इनकी डायरेक्शन भी सेम होती। सो बच्चों ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ और बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, लिहाजा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होते। इसे हम नाम देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है? नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है? नॉन कम्यूटेटिव, मतलब कि इसमें ऑर्डर मायने रखता है। ए क्रॉस बी कोई और आंसर होगा, बी क्रॉस ए कोई और आंसर होगा। देखा ना, आमतौर पे 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 होता है, तो हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किस चीज की? मल्टीप्लिकेशन की। इसमें मतलब कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, इसमें ऑर्डर मायने रखता है। मीन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, लिहाजा ये क्या हो गया? नॉन कम्यूटेटिव। अब बच्चों दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखें,
लेट सपोज इस स्पैनर के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं राइट साइड पे, फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड पे, तो क्या इस स्पैनर में घुमाव पैदा होगा? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू फाइंड करें यहां से, तो जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। सो आर की डायरेक्शन राइट साइड पे, फोर्स की डायरेक्शन भी राइट साइड पे, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एंगल कितना बन जाएगा, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। सो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा, जीरो। या इसी फोर्स को मैं लेफ्ट साइड पे लगाऊं, आर के एंटी पैरेलल, इस सूरत हाल में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तब भी इसमें घुमाव पैदा नहीं होगा। इधर फोर्स लगाए तब भी ये नहीं घूमेगा, इधर फोर्स लगाए तब भी नहीं घूमेगा, दोनों सूरतों में टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो यही हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, मीन एंगल कितना बन जाए, 0 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, एंगल कितना बन जाए, 180 डिग्री। तो उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें देगा एक नल वेक्टर। बच्चों नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, उसे हम क्या नाम देते हैं, नल वेक्टर। क्योंकि पैरेलल में एंगल 0 डिग्री बनेगा, एंटी पैरेलल हो दो वेक्टर तो एंगल कितना बनेगा, 180। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो हर सूरत में आंसर क्या आएगा, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। इसी तरह करके डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था, ए डॉट ए क्या होता है, ए का स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए क्या होगा, नल वेक्टर, क्योंकि अगर ये वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर ए भी इधर ही होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एंगल कितना हो जाएगा, 0। सो अगर मैं ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन 0। तो बच्चों साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये सबको क्या कर देगा, 0। मीन ए क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। अब बच्चों तीसरी कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक छोटी सी एग्जांपल को समझे। समझो मैं इधर एक फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की, और ये जो आर है इसकी वैल्यू है 5 मीटर। ओके, सो फोर्स और आर के दरमियान, मीन ये है आर और ये फोर्स, दोनों की टेल मैंने मिला दी। आप इस आर को आर्जी तौर पे यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। सो आर और एफ के दरमियान लेट सपोज एंगल बन रहा है 30 डिग्री। सो मुझे फाइंड करना है टॉर्क, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, 5, एफ की वैल्यू कितनी है, 10, और एंगल कितना है, साइन 30 डिग्री। सो 5 10 बार 50, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो बच्चों आंसर क्या आएगा टॉर्क का, 25 न्यूटन मीटर। इस सूरत हाल में जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो टॉर्क बच्चों कितना निकला, 25। अब एक और काम करते हैं, ये सारा काम इसको समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर यही फोर्स 10 न्यूटन की मैं कुछ ऐसे लगा दूं कि आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएं, अब कितना टॉर्क निकलेगा चेक करते हैं। सो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आर एफ साइन थीटा। सो आर की वैल्यू कितनी है, वही 5, एफ की वैल्यू कितनी है, वही 10। फर्क क्या है, मैंने एफ की डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले आर और एफ के दरमियान एंगल बन रहा था 30 डिग्री, अब आर और एफ में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सो बच्चों साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन मीटर। पहले आंसर कितना था, 25, अब ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया। किस सूरत हाल में, जब आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सो यही हमारे पास तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हमें मिलेगा उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू मिलेगी, जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। याद रखिएगा किसी भी फार्मूले से साइन या कॉस खत्म हो जाए वो चीज क्या बन जाती है, मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे ए बी साइन 90 डिग्री है, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, मतलब ये खत्म हो गया, तो बाकी क्या रहेगी, ए बी।
सो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मिलेगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। बच्चों एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के के। कैसे, अब इसको समझते हैं। लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये रेड वाई एक्सिस है और ये ब्लू जेड एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई। वाई एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे। और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के। सो अगर मैं आई क्रॉस जे फाइंड करना चाहता हूं तो मैं आई को किधर घुमाऊंगा, जे की तरफ। अंगूठा ऊपर इशारा करे, मीन आई क्रॉस जे नया वेक्टर देगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन सा वेक्टर है, के। आई जे के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो अगर मैं जे क्रॉस आई फाइंड करूंगा तो वेक्टर नीचे की तरफ इशारा करे, मीन ऊपर अगर पॉजिटिव के है तो नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव के। सो बच्चों आपने याद रखना है आई क्रॉस जे क्या होता है, के। सो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। आई जे के मैंने आपको बताया हुआ है ये यूनिट वेक्टर होते हैं और इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, 1। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1। इसी तरह करके अगर मैं जे क्रॉस के फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा आई, और के क्रॉस जे उल्टाऊं तो मुझे मिलेगा माइनस आई। और लास्ट पे अगर मैं के क्रॉस आई फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा जे, और अगर मैं आई क्रॉस के फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा माइनस जे। अब बच्चों इनको याद रखने के लिए हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे। यहां पे लिख लें आई यूनिट वेक्टर, यहां पे लिख लें जे यूनिट वेक्टर, और यहां पे लिख लें के यूनिट वेक्टर। इससे आपको याद हो जाएगा क्लॉकवाइज आपने चलना है। सो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या देगा, नया वेक्टर के। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या देगा, नया वेक्टर आई। के क्रॉस आई क्या देगा, नया वेक्टर जे। सो क्लॉकवाइज चलें तो आंसर पॉजिटिव आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलें तो आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। बच्चों चौथी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। पहले ये समझे कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर बनी है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट मतलब कि x मल्टीप्लाई x जो कि क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। ये रेक्टेंगल ये भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका एरिया भी कैसे फाइंड करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट x मल्टीप्लाई y जो कि क्या बन जाएगा, x1। अब ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट मिली हुई साइड्स एक वेक्टर ए बना रही हैं, एक वेक्टर बी बना रही हैं, बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब हमने प्रूव करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव करें कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं। बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। एन कैप नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। इसमें से ए को अलग कर लें, बी साइन थीटा को अलग कर लें। अब ए क्या है, इस पैरेललोग्राम की बेस बन रही है, तो बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा एक्चुअली बी का वर्टिकल कंपोनेंट बन रही है, ऊपर की तरफ वाला। कंपोनेंट्स बनाना हम सीख चुके हैं। सो थीटा के सामने बी का कौन सा कंपोनेंट होगा, बी साइन थीटा, जो कि एक्चुअली इस पैरेललोग्राम की हाइट बन रही है। सो ए क्या है, पैरेललोग्राम की बेस ये, और बी साइन थीटा क्या है, पैरेललोग्राम की हाइट। सो अगर हम पैरेललोग्राम की बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैरेललोग्राम का एरिया। इस स्टेप के बाद आपने ये लाइन लिख लेनी है। सो हमने प्रूव कर दिया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल निकलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों पांचवी कैरेक्टरिस्टिक कुछ बुक्स में है और कुछ में नहीं है। जिनमें नहीं है पांचवी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में हमसे सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती हैं।
तो पांचवी करने की जरूरत भी नहीं है। अब जिनकी बुक्स में है उनके लिए इसको समझना जरूरी है। अब बच्चों देखें, मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। एक वेक्टर बी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट्स। सो अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसको समझते हैं। ऊपर आपने लिख देना है आई जे के। अब आई के नीचे एक्स कंपोनेंट्स, जे के नीचे वाई कंपोनेंट्स और के नीचे जेड कंपोनेंट्स। अब आई के नीचे पहले आएगा ए एक्स, क्योंकि पहले ए है फिर बी है। सो आई के नीचे पहले ए का एक्स कंपोनेंट फिर बी का एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे ए का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट, के नीचे ए का जेड कंपोनेंट बी का जेड कंपोनेंट। अगर बी क्रॉस ए होता तो ये सारे ऊपर होते और ये सारे नीचे होते। सो ए क्रॉस बी है तो पहले ए का एक्स कंपोनेंट फिर बी का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट, ए का जेड कंपोनेंट बी का जेड कंपोनेंट। अब इसको ओपन कैसे करना है, इस डिटर्मिनेंट को 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को हम कैसे ओपन करें। अच्छा, उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपने ये फर्स्ट एंट्री लिख लेनी है, फर्स्ट टर्म आई। इसके आगे सारी रो और नीचे सारा कॉलम समझो गायब हो गया। बाकी क्या बचा, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। मीन जिस टर्म को, जिस यूनिट वेक्टर को आपने लिखना है, उसके नीचे और आगे वाली रो सारी खत्म कर देनी। सो आई वाली टर्म बनाने के लिए इसके नीचे वाली सारी टर्म और आगे वाली सारी टर्म गायब हो जाएंगी, बाकी ये चार टर्म रह जाएगी। इसका आपने लेना है डिटर्मिनेंट, जो कि आप 9th में दे चुके हैं। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड। फिर माइनस लगा के बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। उसके बाद जे वाली टर्म लिखने के लिए यहां पे लगाएंगे माइनस, ये रूल है। सो माइनस जे करके आपने क्या करना है, तो जे के आगे पीछे टर्म है पूरी रो वो भी गायब और नीचे वाला कॉलम भी गायब। बाकी क्या बच गया, ए एक्स बी एक्स। यहां पे अब आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, फिर आएगा ए जेड बी जेड। इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या निकलेगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब के वाली टर्म ये भी पॉजिटिव होगी, के नीचे वाली भी भूल जाएं और पीछे वाली रो भी भूल जाएं। बाकी क्या बचा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई। तो यहाँ पे आएगा ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई। सो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई, ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई, फिर माइनस लगाएंगे ए वाई मल्टीप्लाई बी एक्स, ए वाई मल्टीप्लाई बी एक्स। सो हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आई जे के की फॉर्म में, तो हमें एक नया वेक्टर मिल गया आई जे के की फॉर्म में। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों क्या होता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको एक नया वेक्टर देता है। तो इस पांचवी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ये फोर्स की वैल्यू है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में और यूनिट है न्यूटन। ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में और यूनिट बनता है मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क। सो बच्चों टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। सो अगर हम आर क्रॉस एफ फाइंड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क। अब आर क्रॉस एफ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया कंपोनेंट्स की फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखेंगे आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे जे और यहाँ पे क्या लिखेंगे के। क्योंकि आर पहले आ रहा है तो पहले आएगा उसका एक्स कंपोनेंट 4, फिर आएगा एफ का एक्स कंपोनेंट 3, फिर आएगा हमारे पास आर का वाई कंपोनेंट मीन जे के नीचे, वो क्या बन रहे हैं 3। फिर चूंकि देखें ना पहले आर आ रहा है तो पहले आर के कंपोनेंट्स आएंगे, फिर एफ आ रहा है उसके बाद एफ के कंपोनेंट्स आएंगे। सो पहले आर का एक्स कंपोनेंट, फिर एफ का एक्स कंपोनेंट, फिर आर का वाई कंपोनेंट्स और उसके नीचे आएगा एफ का वाई कंपोनेंट। इनका जेड कंपोनेंट तो है ही नहीं के वाला, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0 और यहाँ पे क्या लगाएंगे 0।
मीन जो कंपोनेंट मिस होगा उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसका मॉड लेना है, जैसे यहां सिखाया। कैसे? सबसे पहले आपने बच्चों क्या लिखना है, आई। उसके बाद क्या करना है, आई के नीचे वाले और आगे वाले भूल जाएं। बाकी क्या बच गया, 3 4 0 0। इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0। फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस जे कैप। जे के नीचे वाले आगे पीछे भूल जाए, बाकी ये बच गए। 0 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद बच्चों क्या आएगा, प्लस के कैप। के नीचे वाले पीछे वाले भूल जाए, ये बच गया। 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9। तो बच्चों आंसर क्या बचा, ये क्या हो गया, आई इंटू 0 माइनस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 16 माइनस 9 क्या हो गया, 7। तो ये 0 टर्म खत्म होगी। आंसर क्या आया, 7K। मीन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जवाब में मिला टॉर्क, वो भी क्या बन गया, एक वेक्टर। इस तरह करके हम करते हैं पांचवी कैरेक्टरिस्टिक।